प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी का उद्धार करने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार कल वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि पीएम मोदी वाराणसी में सबसे लंबा रोड शो करने वाले हैं और 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा की भी तैयारी है। साथ ही पीएम मोदी के वेलकम के लिए जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए जा रहे हैं और घरों और दीवारों को सजाया और संवारा जा रहा है। दरअसल इस चुनावी रैली के जरिए बीजेपी हर वर्ग हर समुदाय को साधने की तैयारी में है। साथ ही लाभार्थियों को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति भी बनाई गई है। इसके लिए पीएम मोदी कल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। काशी के कायाकल्प का अध्याय लिखने वाले नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद गंगा पुत्र काशी वासियों के बीच संवाद करने जा रहे हैं और उस रिकॉर्ड को कायम करने जा रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले पीएम मोदी वाराणसी में कल न सिर्फ जनता का अभिवादन करेंगे बल्कि चुनावी संदेश भी देने वाले हैं जो विकास के पथ को संकल्पित करेगा। इसके लिए बीजेपी ने वाराणसी में पूरी तैयारी कर ली है। प्रत्याशी बनने के बाद मोदी का पहला रोड शो होगा। 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा होगी। विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव में पीएम मोदी दर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी जीत का मंत्र भी देंगे। नमो घाट गदौलिया का भी निरीक्षण कर सकते हैं। साल 2024 के चुनावी रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद वो पहली बार आ रहे हैं। ऐसे में संगठन भी इसको लेकर बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहा है। 28 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है। चुनावी लिहाज से ये रोड शो बेहद अहम होगा, क्योंकि रोड शो के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश करेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री इस रैली के जरिए संगठन की था भी लेंगे और इस 2 दिवसीय दौरे से पूर्वांचल की सियासी समीकरण को देखेंगे, समझेंगे और जीत का खाका खींचेंगे, क्योंकि यूपी में 80 और देश में 400 पार का लक्ष्य जो साधना है। देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार। मैं भी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गूंज है, अब की बार 400 पार, अब की बार। एक तरफ आस्था का भी सम्मान हो रहा है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि यह क्रम निरंतर बनता रहे, चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है 2024 में फिर एक बार सब सहमत है ना? मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से डबल इंजन की सरकार देश के अंदर आकर के भारत की स्पीड को, विकास की स्पीड को, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ सके। इसके लिए मतदाता के रूप में आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। गंगा पुत्र एक बार फिर वाराणसी से चुनाव अभियान का आगाज करने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी जानते हैं कि 24 में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है, और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार देने वाले हैं, तो सीएम योगी भी कदम से कदम मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बीजेपी के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई और पहली लिस्ट पर सबकी नजरें थी। आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनावी मैदान में उतारा है। मतलब साफ हो गया कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अमेठी सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जब तक अमेठी में राहुल के अलावा किसी और प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर दिया जाता है तब तक कुछ भी कहने में जल्दबाजी है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से भी प्रत्याशी होंगे तो पहली लिस्ट में वायनाड के साथ ही अमेठी सीट का ऐलान क्यों नहीं किया गया। उधर सोनिया गांधी ने भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में रायबरेली सीट के लिए भी प्रत्याशी की तलाश अब तेज कर दी गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि सवाल यही है कि क्या इस बार यूपी से गांधी परिवार आउट होने वाला है। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप बहुत ही मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है। ये कभी इतनी सीटें नहीं जीत पा रहे कि इनका नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली मायावती अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती कोई न कोई सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब भी बीएसपी से गठबंधन की जुगत में लगी हुई है। दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन की कोशिश में है और इसको लेकर अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन बीएसपी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही एआईएमआईएम से भी गठबंधन की चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद गठबंधन का ऐलान हो सकता है। लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि मायावती अब तक अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर में बीजेपी 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का अभी से दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन के तहत अब एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बसपा ने अब तक अपनी नीति और रणनीति साफ नहीं की है। सूत्रों की माने तो बसपा लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लगने के बाद एक बड़ा फैसला कर सकती है, जो कि एक और एनडीए तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को चौंका सकता है। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली मायावती ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, न ही किसी चुनावी कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे में सूत्रों से जो खबर छनकर आई है उसके मुताबिक अब भी कांग्रेस बीएसपी के संपर्क में है। बीएसपी से गठबंधन की कोशिश जारी है। एआईएमआईएम से गठबंधन की भी चर्चा हो रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद फैसला संभव, यानी इंडिया गठबंधन की कोशिश अब भी मायावती से गठबंधन की है। लेकिन मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ने के मूड में है। अगर किसी को किसी विपक्षी गठबंधन से कोई आस है तो इंडिया गठबंधन से, जो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठा रही है। आदरणीय मायावती जी के जहाँ तक गठबंधन में शामिल होने का सवाल है तो ये फैसला आदरणीय मायावती जी को करना है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 80 सीटों पे पूरा समीकरण तय कर लिया है। सारे टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, 24 टिकट उनके बचे हैं। सहयोगी दलों ने भी अपना जो है प्रत्याशी उतार दिए, चाहे आरएलडी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अपना दल सोनेलाल पटेल की पार्टी हो। तो ऐसी स्थिति में मायावती एक किंग मेकर के रूप with क्या निर्णय लेगी आने वाले 2-4-10 दिनों के अंदर, ये तो देखने की बात होगी। दरअसल यूपी इस बीच बीएसपी से सांसद और सपा से प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने मायावती को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बीएसपी को मिटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुझे अब भी उम्मीद है कि कोई न कोई चमत्कार होगा। मायावती एन मौके पर वार करेंगी, यानी कि समाजवादी पार्टी को अब भी उम्मीद है कि मायावती विपक्षी खेमे में शामिल होंगी। आपको सुनाते हैं अफजाल का बयान। उत्तर प्रदेश के लिए विवश कर दिया है बहन जी को उन्होंने कि आप किसी कतार में मत चली जाइएगा तो हो सकता है 10-20 आपके भी सांसद दिल्ली पहुंच जाएं और उनको मिटाना है बसपा को। भाजपा चाहती है बसपा मिटे, अब भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा।
और उसी से घबरा रही भाजपा। वो ऐन मौके पे वार करेंगी, अगर नहीं कर सकी तो मैं मानूंगा कि उनको मजबूर कर दिया गया है। इधर बीजेपी और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीट्स पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है और इसके लिए अब साफ साफ ये संदेश भी दे दिया गया है कि हम साथ साथ चुनावी कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी पश्चिमी यूपी में जमीन तलाशने पहुंच चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जयंत को चुनौती देने के लिए सहयोगियों को मैदान में उतारने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी बीजेपी की राह आसान करने में जुटे हैं। अपने 2 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने जयंत को जाटलैंड में घेरने के लिए बड़ा दांव चला है। आरएलडी को चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है और इस बात के संकेत खुद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दिए हैं। समाजवादी आरएलडी बीएसपी गठबंधन था 2019 में चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए खतौली। आप क्या करवा लेना, 30,000 से हारे में 2017 में हारे, 2022 में हारे और मैंने वादा कि आगे अगर जिता के ना दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं। मुझे मौका देके देखो, लेकिन क्यों ये गरीब का बेटा खड़ा रहे इसलिए डरे? तुम कौन हो रोकने वाले? अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने थे। तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है और जहां भी जगह है। दरअसल बीजेपी से गठबंधन के बाद बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में गई है, जहां बिजनौर के मीरापुर विधायक और गुर्जर समाज के युवा चेहरा चंदन चौहान पर दांव खेला गया है। वहीं बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर विपक्षी गठबंधन भीम आर्मी प्रमुख को उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पश्चिम की खास सीटों को समझना जरूरी है, क्योंकि आरएलडी बीजेपी के साथ आने से कई सीटों का गणित बदल चुका है। बागपत सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है, दूसरे नंबर पर जाट और गुर्जर वोटर। 2019 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह को जीत मिली थी। बिजनौर में 1.35 लाख मुस्लिम वोटर हैं, करीब 80 लाख दलित वोटर हैं। 2014 में बीजेपी के यशवंत सिंह जीते, 2019 में बीएसपी की जीत हुई। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव दर चुनाव परिणाम बदलते रहे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश इस बार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी और आरएलडी को घेरने की है, लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मीटिंग और मंथन में नया समीकरण तैयार करने की कोशिश में है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मन मुताबिक सफलता मिल सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं। 27 में से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम में जाट वोटर कई सीटों पर निर्णायक है। जाट वोट बैंक पर जयंत चौधरी की पकड़ मानी जाती है। जयंत चौधरी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, यानी बीजेपी अपने सहयोगी आरएलडी के साथ उन सीटों को भी फतेह करने की कोशिश में है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, ताकि 80 के लक्ष्य की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायक ऋषिकेश में हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश पहुंचे हैं। चंडीगढ़ से विधायक देहरादून होकर ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में पहुंचे हैं। बीजेपी के 2 विधायकों के साथ इनके ऋषिकेश पहुंचने की खबर मिल रही है। सूत्रों से खबर है कि हिमाचल कांग्रेस का उत्तराखंड कांग्रेस से विधायकों से संपर्क को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ बागी विधायकों से बात करने को तैयार है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता केंद्रीय आलाकमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हिमाचल सरकार पर संकट मंडराया हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश की। बताया जा रहा है कि इस वक्त हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक ऋषिकेश में हैं। इंडी गठबंधन के दम पर बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश अब कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि गठबंधन के कई साथी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो कुछ शामिल होने की जुगत में है, जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस का मोदी विरोधी एजेंडा फेल साबित होने लगा।
क्योंकि बीजेपी में आंध्र प्रदेश की टीडीपी, ओडिशा की बीजेडी और पंजाब का शिरोमणि अकाली दल घर वापसी की तैयारी में है। यानी एक तरफ मोदी का परिवार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की परेशानी बढ़ती जा रही है। इंडी गठबंधन के ऊपर काले बादल अब मंडराने लगे हैं। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। संसद से लेकर जनसभाओं तक प्रधानमंत्री का ये उद्घोष ही बीजेपी की बड़ी है। जीत से आगे, बहुत आगे वाला ये जोश है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर बार कर रहे हैं। और ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे पिछले चुनाव नतीजों का रिकॉर्ड है। जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विकास का एजेंडा है और सबसे बढ़कर इसे हासिल करने की जी तोड़ कोशिश है। बीजेपी अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न सिर्फ अपने एक एक उम्मीदवार को तय करने के लिए रात रात भर मंथन कर रही है, बल्कि एक एक राज्य में अपने लिए नए साथी तैयार कर रही है, पुराने साथियों को सुन रही है और समझौतों पर सहमति बना रही है। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए को लेकर हलचल तेज है। पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू से बात बनाने की कोशिश चल रही है। टीडीपी अध्यक्ष ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी दोनों नेताओं से मिले। पहले दौर की वार्ता में बात आगे बढ़ी और बीजेपी को उम्मीद है कि अगली बात में आंध्र में बात बन जाएगी। आंध्र प्रदेश में सीटों पर ये मंथन विधानसभा चुनावों के लिए भी है जो लोकसभा के साथ होने हैं। अपने कुनबे को बढ़ाने की एनडीए की ये कोशिश दूसरे राज्यों में भी हो रही है। पंजाब में पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ बात करीब करीब आखिरी दौर में है, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने हैं। 1984 के आम चुनावों का नतीजा इकलौता है जिसमें किसी दल ने 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। वो पहली बार था और अब तक आखिरी भी है। बीजेपी 400 पार के नारे की अहमियत और असलियत दोनों से वाकिफ है। यही वजह है कि एनडीए का परिवार बढ़ाने की कोशिशों में पुराने साथियों को साथ लाया जा रहा है और रूठे साथियों को मनाया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ बढ़ेगा एनडीए परिवार तो पूरा होगा मिशन 400 पार। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।